आज हम बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार से कि किस तरह राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में। उसके अलावा किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा राजस्थान के एकीकरण में। उसके अलावा एकीकरण के पहले भारत में कितनी रियासतें थी, राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे एकीकरण के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान में पहले अपन भारत की बात करें। राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, उस समय भारत में रियासतें थी टोटल, भारत में रियासत छोटी बड़ी सभी को मिलाकर 562 रियासतें हुआ करती थी भारत में। उसके अलावा हम बात करें राजस्थान, राजस्थान में उस समय रियासतें हुआ करती थी 19। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी राजस्थान में। उसके अलावा राजस्थान में ठिकाने ठिकाने हुआ करते थे 3, और केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था एक। एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने अलग अलग थे, निमराना और उसके अलावा निमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो रियासतें कितनी? रियासतें थी 19, उस समय 562 थी पूरे भारत में। अब सोचा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस समय भारत के गृह मंत्री थे, और उस समय पीएम जो प्रधानमंत्री थे, पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री। उसके अलावा गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उस समय गृह मंत्री थे साहब। अब ये लोग सोचते हैं कि राजस्थान भारत सभी का एकीकरण किया जाए, सभी को एक, जो जो अलग अलग रियासतें थी, हर रियासत में कितनी 19 रियासतें थी, पूरे भारत में 562 रियासतें थी, तो ये सोचते हैं कि अपन सभी को एक करें, और छोटे मोटे ठिकाने हैं और रियासतें हैं सभी को मिलाकर एक किया जाए, ऐसे सोचते हैं। तो इसके लिए कोई कानून बनाया जाए। उसके पहले अपने राजस्थान में एक रियासत थी सबसे पुरानी और प्राचीन, उसका नाम था मेवाड़। कौन सी रियासत थी? मेवाड़। अब मेवाड़ के उस समय जो शासक थे, मेवाड़ के उस समय जो शासक थे वो थे भूपाल सिंह, राणा भूपाल सिंह। अब भूपाल सिंह क्या करते हैं कि है ना, एक राजस्थान संघ का निर्माण करने की सोचते ये उस समय। और राजस्थान संघ का निर्माण करने से पहले ये देखते हैं कि किस तरह राजस्थान के जो अपन, सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। तो अपन किस तरह इसका अपन संघ बना सके, ऐसे सोचते। तभी ये कौन कौन से क्षेत्र लेते हैं? मध्य प्रदेश, अपने आसपास मध्य प्रदेश में लेते हैं ये मालवा, यहाँ राजपूताना के शासक थे। उसके अलावा गुजरात, गुजरात के भी कुछ शासकों के ये पत्र लिखते हैं। उसके अलावा राजस्थान, तो ये सब, इन सब जगहों पे जो भूपाल सिंह रहते हैं ये एक पत्र भिजवाते हैं कि अपन सारे मिलकर राजस्थान संघ बनाएं। उसके अलावा एक अपना अलग ही प्रांत हो जाएगा, न अपन पाकिस्तान में मिलेंगे न अपन भारत में मिलेंगे, ये सोचते हैं। कौन? भूपाल सिंह। तभी जो ये संघ बनाने की सोचते हैं ये असफल हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वही परंपरा थी कि कोई राजपूत एक दूसरे के आगे नहीं झुकना चाहता था, उसके अलावा कोई एक दूसरे के झंडे के नीचे काम नहीं करना चाहता था।
तो ये सब कारण रहे। इससे भूपाल सिंह जी जो थे मेवाड़ रियासत के अंतिम शासक, वो असफल हो जाते। उसके अलावा अपने कोटा का राजा था, उसने भी ये योजना बनाई थी कि हाड़ौती संघ बना लें। और जयपुर का राजा था मान सिंह द्वितीय, उसने भी योजना बनाई कि अपन भी एक संघ बना ले। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का जो राजा था वागड़ का, वो भी सोचता है कि अपन भी एक संघ बना ले। तो ये 4-5 राजा संघ बनाने की सोचते, पर ये असफल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये असफल होने के बाद हम आगे बात करें तो यहीं पर एक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं, तो जो एक एकीकरण के लिए इन्होंने एक योजना बनाई, और उस योजना में इन्होंने एक संघ बनाया जिसका है नाम है रियासती सचिवालय का निर्माण कराया। सचिवालय बोल दो या संघ बोल दो। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा सचिव, सचिव कौन रहते हैं? वीपी मेनन। वीपी मेनन क्या रहते सचिव। उसके अलावा अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अध्यक्ष हो जाते हैं। दोनों ने सोचा कि क्या बनाया जाए, रियासती सचिवालय का निर्माण कराते हैं। कब कराते हैं? तो इसका निर्माण कराते हैं 5 जुलाई 1947 को इसका निर्माण करा देते हैं। कौन सचिवालय का निर्माण करा देते हैं? ये एक संघ बना लेते हैं, एकीकरण सचिवालय। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये करते हैं, सोचते कि धीरे धीरे एकीकरण करते। और इस संघ जो बनाया सचिवालय, इसमें एक शर्त रखी कि जो राजा हैं, राजा वो अपनी रियासत, कोई सी भी रियासत है, किसी भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र रियासत हैं, स्वतंत्र रियासत रह सकती है। उसके अलावा एक और शर्त माननी पड़ेगी। फर्स्ट शर्त तो होगी, सेकंड ये कि जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से अधिक है। अब ये सब दोनों शर्तें रखते हैं कि जिस रियासत की आय 10 लाख से अधिक, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक है, तो वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, उनको एकीकरण में नहीं मिल सकती है, वो अपना स्वयं का अस्तित्व रख सकती है साहब। तो ऐसी राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो ऐसी रियासतें थी 4। पहले नंबर पे थी उदयपुर, जो अपना मेवाड़ क्षेत्र है वो रहती हैं। ऐसी शर्तें राजस्थान में 4 ही पूरा कर रही थी। उदयपुर के बाद मारवाड़, जोधपुर अपन जिसे बोलते हैं, उसके बाद जयपुर, और लास्ट बीकानेर। ठीक है, तो ये 4 रियासतें थी जो ऐसी शर्त पूरा कर रही थी, जिनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी, 1 करोड़ से अधिक आई थी। तो ऐसी 4 रियासतें रहती है। अब इनके राजा अलग अलग। तो सरदार वल्लभ भाई सोचते हैं कि क्यों ना हो, अपन कहाँ से शुरुआत की जाए। उस समय राजस्थान में दंगे हो रहे थे और ऐसा माहौल चल रहा था 1947 को। उसी समय सोचा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो अपना एक क्षेत्र है अलवर। अब उसी समय महात्मा गांधी की भी हत्या हो जाती है, और अलवर का राजा था कौन? तेज सिंह। ठीक है, अलवर का शासक कौन? तेज सिंह। उसका भी
जो महात्मा गांधी की हत्या है उसमें नाम आ जाता है और भारत सरकार के द्वारा तेज सिंह को दिल्ली में जाकर नजरबंद कर दिया जाता है। उसी समय तेज सिंह को नजरबंद कर देते हैं और यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है अलवर में? भारत सरकार का। ठीक है, भारत सरकार का अधिकार हो जाता है। तो ये तो अलवर की बात रही कि इसके शासक को दिल्ली भेज दिया गया। फिर उसके बाद एक और रियासत थी भरतपुर। ठीक है, अब भरतपुर का शासक कौन? ब्रजेंद्र सिंह। अब इसके शासन काल जो था रियासत में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पड़ती है, यूपी बॉर्डर, तो इन दोनों क्षेत्रों में दंगे होने की संभावना ज्यादा थी और दंगे हो रहे थे भरतपुर में। तो ये ब्रजेंद्र सिंह जी जो रहते हैं, इनको भारत सरकार कहती है कि आपके क्षेत्र में ये कैसे दंगे हो रहे, कैसे माहौल खराब हो रहा, तो ये स्वयं ही कहते हैं कि साहब मेरे से तो नहीं संभल रहा, आप संभाल लो। तो ये भी यहाँ पर भी किसका शासक काल हो जाता है? भारत सरकार के अधीन हो जाती है। कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत। तो ये दो रियासतों का तो हो गया, भारत सरकार के अधीन आ गई 19 रियासतों में से। उसी समय सोचा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि दो रियासतों को तो अपन ने अपना बना लिया, उसके बाद इसके आसपास की क्षेत्र की कौन कौन सी रियासतें? तो करौली और धौलपुर। करौली धौलपुर है, इनके इन दोनों रियासत के शासकों को भी समझाया गया। उस समय यहाँ उदय उदय धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह जी। ठीक है, और उसके अलावा इसको इन्होंने जो सबसे बड़ी मुश्किल से माने करौली रियासतों के शासक ने तो हाँ भर दी थी एक बार में कि हाँ ठीक है साहब, अपना जो ये चार रियासतें इनका मिलाकर एक एकीकरण करेंगे। तो ऐसे ऐसे समझे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन ने दोनों को। तभी उसी समय करौली के जो शासक थे वो तो मान जाते हैं। ठीक है, तो करौली के शासक जो रहते हैं वो मान जाते हैं। उसके बाद जो उदय धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह जी। अब उदयभान सिंह जी सोचते हैं कि मैं एकीकरण, जो आप प्रथम चरण चलेगा अपना, क्या नाम रहेगा प्रथम चरण का? मत्स्य संघ। ठीक है, तो ये प्रथम चरण चलेगा। तो मैं क्यों मिलूं, मेरे को क्या मिलेगा? धौलपुर का शासक कौन कहता है? उदयभान सिंह जी। उसको समझाया गया कि साहब तेरे को सबसे बड़ा ऊंचा पद मिलेगा। कौन सा? राज प्रमुख का। उदयभान सिंह को धीरे धीरे जमती है बात कि साहब सबसे ऊंचा जो पद रहेगा, ये जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है इसमें जो प्रथम चरण था, इसमें जो राज प्रमुख जिसको बनाया गया, उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बनाते हैं। उसके अलावा उपराज प्रमुख का जो पद रहता है, करौली के शासक जो रहते हैं गणेश पाल जी, वो ले जाते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री का पद शोभाराम कुमावत जी को दिया गया है। उसके अलावा उप प्रधानमंत्री का पद जिसको दिया गया वो थे जुगल किशोर जी चतुर्वेदी, तो उनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो ये सब प्रक्रिया जो थी, ऐसे राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री थे और रियासतों का एकीकरण जो सचिवालय बनाया उसका अध्यक्ष भी थे। वीपी मेनन जो थे वो सचिव थे। तो इन दोनों ने धीरे धीरे राजाओं को समझाया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की, और किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल एक परिपूर्ण राजस्थान बना देते हैं। 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित, और इसमें ये चारों रियासतों का एकीकरण होता है। और उसमें से एक ठिकाना भी लिया गया है। कौन सा ठिकाना आता है इसमें? ये आता है निमराना। निमराना ठिकाना भी इसमें आता है। ठीक है, जो ये प्रथम चरण रहता है। उसके अलावा इसमें अलग अलग सदस्य बनाए जाते हैं और जो अलग अलग तरीके से माना। और राजस्थान में कहा जाता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण रियासतें थी, 3 रियासतें थी जिसमें बहुत ज्यादा समस्या आई। जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि एक तो जैसलमेर, और दूसरी मारवाड़, और तीसरी बीकानेर। क्योंकि ये तीनों जो थी ये क्षेत्र, ये पाकिस्तान से
अटैच में थी, तो सोचा कि ये रियासतें पाकिस्तान में नहीं मिल जाए, ऐसा सोचा। और कहा भी जाता है कि आपको पता हो या ना हो, पर कहा जाता है कि उस समय जो पाकिस्तान था वो 3 जगह अटैक करता है। पहला कश्मीर में, दूसरा बलूचिस्तान में, तीसरा जैसलमेर में। तीनों जगह आक्रमण करता है, पर कहा जाता है कि वो कश्मीर में आक्रमण करते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा लेट हो गए, और कहा जाता है कि आधा पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान के पास चल जाता है, और तभी भारतीय सेना जाकर इंडियन आर्मी वहीं रोक देती है पाकिस्तान की आर्मी को, और आधा जो पीओके हैं वो पाकिस्तान चला जाता है। और उसके अलावा हम बात करें तो स्वतंत्र कश्मीर पाकिस्तान इसको बोलता है। तो ये तो आज नहीं तो कल कभी भारत लेके रहेगा पीओके को। उसके अलावा उसी समय बलूचिस्तान पर भी आक्रमण करती हैं पाकिस्तान की सेना, और बलूचिस्तान को भी ले गई। तो बलूचिस्तान उस समय पूरा चल जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर में भी उस समय आक्रमण करती हैं जो पाकिस्तान की सेना, जैसलमेर को भी छीनने के लिए। पर जो जैसलमेर का राजा था उस समय मारवाड़ के शासक के पास आया, और मारवाड़ के शासक और जैसलमेर के शासक दोनों ने अपनी सेना को एकत्रित करके और पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेल दिया था। तो इसे भी कहा जाता है कि इन 3 जगहों पर पाकिस्तान की सेना आक्रमण करती है, छीनना चाहे, पर जैसलमेर पर नहीं पा सके ये विजय। तो जैसलमेर का एक ही अस्तित्व था कि जिधर जोधपुर मारवाड़ रियासत जिधर जाएगी मैं भी उधर ही शामिल हो जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। तो इस तरह पाकिस्तान ने किया और बलूचिस्तान को ले गया, और आधा कश्मीर ले जाता है, और अपना जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है ये बच जाता है उस समय। तो ऐसी ऐसी जो घटनाएं होती है एकीकरण के समय। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हर रियासत के हर शासक को अलग अलग समझाना चाहते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचते थे कि जो राजस्थान की सिरोही जो रियासत है इसको तो अपन राजस्थान में न मिलाकर, बॉम्बे में भी न मिलाकर, और गुजरात में मिलाया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जो सिरोही थी ये 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है कि देलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहाँ पड़ते हैं, उसके अलावा माउंट आबू क्षेत्र जो है वो भी यहाँ पड़ता है। तो टूरिज्म पर्यटकों की दृष्टि से एक आय का स्रोत है, उसके अलावा रेवेन्यू है इनकम का। तो क्योंकि हर इंसान को अपना क्षेत्रवाद से प्यार होता ही है, तो गुजराती थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सोचते हैं कि जो माउंट आबू और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो पड़ते हैं सिरोही में, तो मैं क्यों ना हो इनको गुजरात में मिलाऊं, राजस्थान में नहीं मिलाऊं। तो ऐसे सोचते फिर आगे जाके अपन बात करेंगे अभी। तो जो है राजस्थान के लोग मना करते हैं कि साहब ये तो सिरोही जो है राजस्थान का क्षेत्र है, आप गुजरात में कैसे मिलाओगे। तो ये सब प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो अंतिम चरण में अपन देखेंगे, बात करेंगे कि वो सिरोही को राजस्थान में ही मिलाते हैं। गोकुल गोकुल भाई भट्ट, ये सब इन सभी के प्रयासों से सभी के द्वारा ये कोशिश की जाती है। तो अपन आज बात करेंगे विस्तार से कि कैसे पहले चरण की शुरुआत होती है और कौन सी रियासत रहती हैं, इसके बारे में हम आज बात करते हैं कि किस तरह पहला चरण बना। तो राजस्थान का एकीकरण स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 562 तो क्या थी रियासत, और 3 क्या थे ठिकाने। ठीक है, तो कितने हो गए, 565 हो गए। देशी रियासत शामिल की गई थी, छोटी बड़ी सब तरह की। इन 565 रियासतों में से 19 रियासतें मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था। कि अपना कैसे पूर्ण रूप से राजस्थान हुआ, इस प्रक्रिया को राजस्थान का एकीकरण कहा जाता है। 19 रियासतों का एक साथ विलय किया, कितने 7 चरणों में, और कौन करवाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एकीकरण का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, और गृह मंत्रालय के अधीन रियासती विभाग द्वारा किया गया था। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रियासती जो सचिवालय बनाया गया है, रियासती विभाग, इसका निर्माण किसने करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो केंद्र सरकार में उस समय जो बैठे थे वो लोग इसका निर्माण कराते हैं।
उसके बाद हम बात करें तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। अपन ने अभी बात की थी। इसके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन थे। एकीकरण से पूर्व मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को उदयपुर और राजस्थान और गुजरात एमपी का कौन सा क्षेत्र मालवा, जहां पर 22 राजपूतों का एक सम्मेलन बुलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था, जो असफल रहा था। ये प्रयास करते हैं और फिर वो असफल रहता है। कि अपन ने बात की थी अभी कि कोई भी राजा किसी दूसरे राजा के झंडे के नीचे काम नहीं करना चाहता था। और कहा जाता है कि उस समय तक भी, अंतिम समय जो भूपाल सिंह जी शासक थे, उस समय भी मेवाड़ का अस्तित्व था। कहा जाता है कि सबसे पुरानी और सबसे अच्छी बड़ी रियासत जो थी वो मेवाड़ ही थी। कि यहाँ तक भी मानो तो राजस्थान का राजा कौन, मेवाड़ का जो शासक है का, वो राजस्थान का राजा ही माना जाता था। छोटी मोटी बड़ी रियासतें थी राजस्थान की, तो सब मेवाड़ का कहना मेवाड़ जैसे करता था वैसे बाकी रियासतें करती थी। अपन ने देखा भी है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने सारे राजस्थान, अभी तो पूरे भारत के राजाओं के साथ, बाबर के साथ युद्ध किया था। तो ये सब चीजें देखा था अपन ने कि मेवाड़ वालों का कैसे अस्तित्व था। उसके अलावा 1734 में वो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी अपन देखते हैं कि मेवाड़ वाले ही उसकी अध्यक्षता के नेतृत्व में करते हैं। उसके बाद जो मराठाओं के खिलाफ जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में भीलवाड़ा में। उसके अलावा इसी प्रकार कोटा महाराजा भीम सिंह हाड़ा के ने हाड़ौती संघ, जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय ने जयपुर संघ और डूंगरपुर महाराणा लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। तो ये सब प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने राजपूत रियासतों के राजाओं को विशेष अवसरों पर तोपों की सलामी लेने का अधिकार दे रखा था। कि जो जितनी बड़ी रियासत का शासक रहेगा उसको उतनी ज्यादा तोपों की सलामी देकर उसको सम्मानित किया जाएगा। और कहा जाता है कि उस हिसाब से उनका सीक्वेंस रहता था बैठने का, कौन बड़ी कुर्सी पे बैठेगा, कौन छोटी कुर्सी पे रहेगा। और जो छोटे मोटे जो ठिकानों के जागीरदार थे उनके कोई सलामी नहीं थी तोपों की, उनको तो बस आगे साहब का आगे, उनके लिए तो सिंपल बंदूक की गोली भी नहीं चलती थी। उसके अलावा हम बात करें तो इस कारण देसी रियासतों को सैल्यूट स्टेट कहा जाता है, जबकि ठिकानेदारों को तोपों की सलामी लेने का अधिकार नहीं था। ठिकानेदार छोटे मोटे ठिकाने, उनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। इस कारण ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। उनको तो सैल्यूट और उसके अलावा इनको नॉन सैल्यूट कहा जाता था। उसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी सैल्यूट स्टेट जयपुर उदयपुर थी, क्योंकि यहाँ के शासकों को विशेष अवसरों पर अपनी रियासत में 21 तोपों की और अपनी रियासत के बाहर 19 तोपों की सलामी लेने का अधिकार था। अपन ने बात की थी कि उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ का जो राजा है वो सर्वोच्च ऊंचे पद पे है। जयपुर, जयपुर भी एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो इन दोनों को जो अधिकार था, ये सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार था जयपुर और उदयपुर वालों को। उसके अलावा भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत जो थी वो थी बीकानेर की। और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने ही सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन? बीकानेर। बीकानेर का शासक कौन? शार्दुल सिंह। वो सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो कब करते हैं? 7 अगस्त 1947 को। भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत धौलपुर थी और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करते हैं? उदयभान सिंह जी। कब करते हैं ये? 14 अगस्त 1947 को। जो उदयभान सिंह जी थे इनको समझाया गया ये सबसे अंतिम में माने गए। वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनके ससुर जी हैं ये। उसके अलावा थे एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। ठीक है, तो कौन सी रहती है सबसे बड़ी जो रियासत थी? वो मारवाड़ रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल 23,317 वर्ग मील था। ठीक है, तो ये बात हो जाती है कि सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। उसके अलावा हम आगे बात करें
तो जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, जिसका क्षेत्रफल 405 वर्ग मील था। कितना वर्ग मील था? 405 वर्ग मील था। ठीक है। एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, जिसकी 1941 की जनगणना अनुसार जनसंख्या लगभग 30 लाख थी। ठीक है। किसकी? जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से, और कहा जाता है कि लगभग 30 लाख जनसंख्या थी। कहाँ की? जयपुर की। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो भी शाहपुरा थी, जिसकी जनसंख्या लगभग 61,000 थी। कितनी? 61,000। सबसे छोटी कौन सी? शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी? जयपुर। जयपुर की जनसंख्या 30 लाख, शाहपुरा की जनसंख्या 61,000। उसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जो थी वो मारवाड़, और सबसे छोटी जो थी शाहपुरा। ठीक है। उसके अलावा राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। वह नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। हाड़ौती का एक क्षेत्र जहां पर कोटा से अलग किया था झालावाड़ रियासत को, तो वो सबसे नवीन रियासत थी। कौन सी? झालावाड़। सबसे प्राचीन कौन सी? सबसे प्राचीन मेवाड़। आजादी के बाद भारत सरकार ने रियासतों के राजाओं को अपनी रियासतों के बदले वार्षिक प्रीवी पर्स, जिसे अपन बोलते हैं हरजाना राशि, दिए थे। जो अलग अलग रियासतें थी, सबसे बड़ी जो रियासत रहेगी उसको सबसे ज्यादा प्रीवी पर्स दिए जाएंगे, जो छोटी रहेगी उसको सबसे कम प्रीवी पर्स दिए जाएंगे। प्रीवी पर्स का मतलब बोले तो अपन जिसे बोलते हैं अपन सैलरी, अपन सैलरी बोल सकते हैं। प्रीवी पर्स जो हर जाना दिया जाएगा कि साहब तुम्हारी मेवाड़ रियासत है तो कितने पैसे ले लो, झालावाड़ रियासत है, कोटा रियासत है, सब राजाओं को अलग अलग प्रीवी पर्स की दी गई। अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में। उसके अलावा राजस्थान में सबसे बड़ा प्रीवी पर्स जो दिया था जयपुर के महाराजा को 18 लाख रुपए वार्षिक दिया था, जबकि सबसे छोटा प्रीवी पर्स शाहपुरा के महाराजा को 90,000 रुपए वार्षिक दिया जाता था। ठीक है। सबसे ज्यादा किसको? महाराजा जो थे जयपुर के, उनको 18 लाख रुपए दिए गए थे। उसके बाद 90,000 कौन से शासक को दिए गए थे? शाहपुरा के जो शासक थे उनको। सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। उसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, ऐसी रियासतों को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वह ऐसी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और आय 1 करोड़ से अधिक है तो वो अपना पर्सनल राज्य बना सकती है। ऐसा नियम जो है सचिवालय एकीकरण के अंदर बनाते हैं। उसके अलावा इस नियमानुसार राजस्थान की 4 रियासतें थी, पृथक राज्य बना सकती थी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है। ये चारों रियासतें थी। उसके बाद एकीकरण के अंतर्गत राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा नामक चीफ कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था साहब। ये सब मिलाकर राजस्थान बना अपना। कौन कौन सी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है कि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने इसको बनाया था। अब ये 3 ठिकाने कौन कौन से रहते हैं? लावा, कुशलगढ़, निमराना। लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? प्रदीप सिंह। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? हरेंद्र सिंह। निमराना कहाँ पड़ता है? ये अलवर। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। ठीक है। तो ये निमराना जो ठिकाना था, इसको राजस्थान का जो पहला चरण रहता है एकीकरण का, उसमें भी शामिल किया गया था। सबसे पहले जो ठिकाना लिया था वो निमराना का लिया था। ठीक है। तो ये ठिकानों की बात हो जाती है। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद अजमेर मेरवाड़ा को एक राज्य बनाकर वहां एक विधानसभा गठित की थी। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धार सभा कहा जाता था, जिसमें कुल 30 सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बनाए गए थे। ये जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, इसको एक राज्य बनाकर वहां का एक विधानसभा भी गठित की थी उस समय, और वहां के 30 सदस्य शामिल थे। तो ये विधानसभा का क्या नाम था? धार सभा कहा जाता था उसको। तो ये एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है। तो ये बात हो जाती है। राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा हुआ था। कितने दिन में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन।
ठीक है, तो इसमें इतना समय लगा राजस्थान को एक करने में। किसने किए ये प्रयास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य निम्न 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कब से कब तक शुरुआत कब से होती है? 18 मार्च 1948 से, और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से राजस्थान बन जाता है और संपूर्ण कितने 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण हो जाता है। उसके बाद प्रथम चरण की अपन बात करेंगे, जिसका नाम रहता है राज्य संघ का नाम मत्स्य संघ। मत्स्य संघ ही इसका नाम क्यों रखा गया? कहा जाता है कि जो इनकी राजधानी रखी थी प्रथम चरण की वो थी अलवर, और अलवर को उस समय महाभारत के काल में बोला जाता है। तो ये जो इसका नाम जिसने बताया था वो है के एम मुंशी। तो वो इसका नाम बताते हैं कि क्या नाम रखे कि मत्स्य संघ। उस समय मत्स्य प्रदेश था महाभारत के शासन काल में। अलवर जो क्षेत्र था अपना वर्तमान में राजस्थान का जिला है उसको मत्स्य उस वही राजधानी बनाई थी अलवर में। तो ये मत्स्य प्रदेश था पहले, तो उस हिसाब से इन्होंने क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ नाम हो जाता है। और इसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित होती है? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठिकाना कौन सा था? निमराना। निमराना कहाँ पड़ता है? अलवर में। उसके अलावा तिथि कौन सी थी? 17-18 मार्च 1948 को। 18 मार्च ही अधिकतर बताते हैं। उसके अलावा राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह जी धौलपुर के शासक थे ये। उसके अलावा संवैधानिक पद था ये राज प्रमुख का। और उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल। कहाँ के शासक थे? करौली के। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। उसके अलावा उप प्रधानमंत्री रहते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये कौन रहते हैं? उप प्रधानमंत्री। उसके अलावा राजधानी कौन सी बनाई थी? अलवर में। अलवर में ये राजधानी बनाते। उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन इसका किया गया था भरतपुर में। भरतपुर में कौन सी जगह किया था? लोहागढ़ दुर्ग, वहां पर उद्घाटन कर देंगे साहब। उसके अलावा उद्घाटन करने कौन आया था? नरहरि विष्णु गाडगिल। एनवी गाडगिल आया था। उस समय इसके पास 2-3 मंत्रालय के पद थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसको भेजते उद्घाटन करने। किसको? नर एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल को। इसके पास राजस्व विभाग था, उसके अलावा खनन विभाग था, ऊर्जा मंत्रालय था। तो ऐसे कुछ 2-3 मंत्रालय रहते, तो ये अच्छा व्यक्ति था, तो इसको भेजते। कहाँ पर करते हैं उद्घाटन? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। राजधानी किसको बनाई थी? अलवर को राजधानी बनाते ही। उसके अलावा मत्स्य संघ का नामकरण सुझाव कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के एम मुंशी ने दिया था। ठीक है। उसके अलावा मत्स्य संघ का उद्घाटन 17-18 मार्च को करते हैं, भरतपुर के लोहागढ़ किले में करते हैं। ठीक है। उसके अलावा मत्स्य संघ की जनसंख्या 18,34,000 थी, जबकि वार्षिक आमदनी 1,84,00,000 यहाँ की आमदनी रहती है। अब मत्स्य संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एक ठिकाना निमराना। यहाँ सबकी आय कितनी थी? 1,84,00,000। जनसंख्या कितनी थी? 18,34,000 यहाँ की जनसंख्या होती है। पांचों को मिलाकर 4 रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है। तो ये इनकम और ये जनसंख्या इनकी हो जाती है। उसके अलावा हम आगे बात करेंगे, तो अलवर के महाराजा कौन थे? तेज सिंह। वो उसके दीवान कौन थे? एनवी खरे को भारत सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में दिल्ली में नजरबंद कर दिया था। किसको नजरबंद कर देते हैं? जो तेज सिंह थे अलवर के शासक, उस समय इनका भी नाम आ जाता है महात्मा गांधी की हत्या का, और इनको दिल्ली में जाकर नजरबंद कर देते। तथा इनके जो दीवान थे एनवी खरे, इनको इनको भी साथ में ले जाते कि आजा भाई तू भी आजा। ठीक है। उसके बाद भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह पर भी सांप्रदायिक दंगों के आरोप थे, इसलिए भारत सरकार ने इन्हें भी दिल्ली में नजरबंद करके एस एन सब एस एन शत्रु को भरतपुर का
प्रशासक नियुक्त किया। जो भारत सरकार का आदमी था एस एन शत्रु, उसको यहाँ पर नियुक्त करती है भारत सरकार, और एस एन शत्रु जो रहता है वो भरतपुर का राज कार्य जो रहता है उसको संभालता है। तो अपने ये जो प्रथम चरण की ये बात होगी, और अपना अगला जो बात करेंगे अपन आगे वो अपना रहेगा द्वितीय चरण। उसकी बात अपन अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।